जय हिंद दोस्तों, दीपांजलि एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से हम यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी कविताओं की व्याख्या शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम सबसे पहले धूमिल द्वारा रचित कविता रोटी और संसद की व्याख्या करेंगे और इसके बाद क्रमशः एक एक करके सारी कविताओं की व्याख्या हम करते रहेंगे। ये कविता यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में भी लगी है, अतः हम इसकी व्याख्या करेंगे जिससे नेट जेआरएफ की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित होंगे। मित्रों, यह कविता रोटी और संसद धूमिल की कविता है। आइए इसकी हम व्याख्या करते हैं। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। दोस्तों, धूमिल हिंदी साहित्य के एक ऐसे कवि हैं जो लगातार भारतीय जनता के सवालों को भारतीय लोकतंत्र के संरक्षकों के द्वारा पूछते हैं। लगातार जनता की वकालत करते हैं, चाहे वो किसान हो चाहे वो मजदूर हो। इस कविता में भी धूमिल ने किसान वर्ग की उन बातों को संसद से पूछते हैं जो किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु किसानों की दुर्दशा इतनी खराब है कि उनकी कोई सुनता नहीं है। इसीलिए इस कविता के माध्यम से किसानों का प्रतिनिधित्व करते हुए धूमिल पूछते हैं, कहते हैं कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है। दोस्तों, यहाँ पर रोटी और संसद दोनों प्रतीकात्मक प्रयोग हुए। रोटी जनता की, लोगों की, किसानों की पूरी आजीविका का प्रतीक है और संसद जो लोगों की, जनता की कल्याण करने के लिए बनाई गई है उसका प्रतीक है। किंतु दोनों में अंतर बहुत है। संसद का जो काम है वह लोगों की भलाई करना, लोगों की समस्याओं को सुनना, वह काम न करके उनका शोषण करती है। इस पर सवाल उठाते हुए धूमिल कहते हैं कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है। दोस्तों, यहाँ पर 3 वर्ग की बात की गई है इस कविता में। एक वर्ग वह है जो रोटी बेलता है। रोटी बेलने वाला आदमी किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, जो सबके लिए अन्न उपजाता है, कार्य करता है। वह रोटी बेलने वाला आदमी किसान और मजदूर है। तथा दूसरा इसमें एक आदमी और है जो रोटी खाता है। रोटी खाने वाला आदमी यहाँ पर धूमिल की नज़रों में वह पूंजीपति वर्ग है जो किसानों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा किए गए श्रम का शोषण करता है और उसका लाभ लेता है। तो दूसरा वर्ग पूंजीपति वर्ग हो गया और तीसरा वर्ग इसमें वह है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, बल्कि उससे खेलता है। यह खेलने वाला आदमी वह नेता वर्ग है जो जनता का प्रतिनिधि है, उसका प्रतीक है। यह उसको यहाँ पर लेकर के व्यक्त करते हैं धूमिल जी। यह प्रतीकात्मक कविता है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है। एक वर्ग ऐसा है
जो किसान है, मजदूर है, दिन रात मेहनत करके उपजाता है अनाज को, किंतु उसे उसके बदले में कुछ मिल नहीं पाता है। उसके बहुत कम मूल्य पर यह दूसरा वर्ग जो रोटी खाता है यानी पूंजीपति वर्ग उसके अनाज को ले लेता है, उसका शोषण करता है। और मित्रों, आप यह भी जानते होंगे कि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का जो अनाज होता है उसे बहुत कम मूल्य पर बड़े बड़े सेठ खरीद लेते हैं, किसान को कुछ नहीं मिलता है और फिर वही उनको दुगना मूल्य पर बेचते हैं। इस पर कटाक्ष करते हुए इस धूमिल जी यह कविता लिखते हैं। और अगला कहते हैं कि एक आदमी रोटी खाता है, यह खाने वाला आदमी जो जनता का प्रतिनिधि चुन करके संसद में गया है वह है। तीसरा आदमी जो रोटी ना तो बेलता है ना रोटी खाता है, बल्कि उस रोटी से खेलता है। रोटी से खेलने का मतलब यह है कि वह किसानों के जीवन से, किसानों के संघर्ष को नहीं समझता है। किसानों का जीवन और किसानों की आजीविका उसके लिए खिलवाड़ मात्र है, वह उसकी कोई परवाह नहीं करता है। वह उसके लिए किसान का कोई मूल्य नहीं है। तीसरा आदमी यह कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। धूमिल कहते हैं कि यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। यहाँ पर संसद के मौन होने का यह संकेत है कि वह तीसरा आदमी वही है जो संसद में बैठा हुआ जनता का प्रतिनिधि है, इसीलिए वह मौन है। वह क्यों बताए कि हम हैं? तो यह कविता प्रतीकात्मक कविता है मित्रों। इसमें यह एक कालजयी की कविता है जो जिस समय धूमिल ने लिखा उस समय भी यह प्रासंगिक थी और यह आज भी प्रासंगिक है और आगे भी यह प्रासंगिक रहेगी। हमारे देश की हालत कुछ आज भी ऐसी ही है जैसा कि इस कविता के द्वारा धूमिल ने व्यक्त किया है। तो दोस्तों, यह थी धूमिल द्वारा लिखित कविता रोटी और संसद। इसी प्रकार से अन्य कविताओं की भी हम व्याख्या उपलब्ध कराएंगे। तो इसके बाद अगली कविता भी हम लेकर के आएंगे। मित्रों, धन्यवाद।